नमस्कार। ईवीएम का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। गोदी मीडिया मंदिर मंदिर कर रहा है, लेकिन ईवीएम का मामला अब बहुत गंभीरता से सीजीआई चंद्रचूड़ के पास पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होने वाला है, क्या ईवीएम पर भरोसा किया जा सकता है, क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भरत जी हैं। भरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको क्या लगता है भरत जी, क्या ईवीएम पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता? जिस तरह की चीजें अभी हम सामने देख पा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं नरेंद्र मिश्रा, वो जिस तरह के सबूत लेकर के आए हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। क्या भरोसे के लायक नहीं रही ईवीएम? देखिए प्रज्ञा जी, ईवीएम पर सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के समय से उठ रहे हैं, लेकिन अब सवाल ज़्यादा गंभीर हो गए हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बैक में लेकर चलूँगा, थोड़ा पीछे लेकर चलूँगा, साउथ लेकर चलूँगा, उसी साउथ में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। देखिए, जब ईवीएम की बात आप करते हैं तो ईवीएम को हैंडल कौन करता है? ईवीएम को हैंडल, इस चेन को समझना बहुत जरूरी है। ईवीएम को हैंडल कौन करता है? ईवीएम को हैंडल करता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को हैंडल कौन करता है? तो सरकार ने बिल ला दिया है, यानी डायरेक्ट सरकार हैंडल करती है। चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो निर्वाचन आयुक्त हैं, उनको चुनने का अधिकार सरकार ने अपने पास ले लिया है। अब सवाल ये आता है कि ईवीएम को हैंडल करने वाले लोगों की ईवीएम कहाँ बनती है? क्या विदेश से बनकर आती है? ये बहुत सारे दर्शकों का सवाल है कि ईवीएम बनती कहाँ है, बनाता कौन है भैया? क्या रसिया से आती है, चाइना से आती है, यूएस से आती है, कहाँ से आती है? तो ईवीएम बनाता कौन है, उस पर मैं एक रिसर्च रिपोर्ट निकाल कर लाया हूँ। देखिए प्रज्ञा जी, ईवीएम जो है वो भारतवर्ष में 2 सरकारी कंपनियां बनाती हैं। पहली कंपनी जो है वो बेंगलुरु में है, जिसका नाम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, और दूसरी हैदराबाद में है, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये 2 कंपनियां हैं जो भारत में ईवीएम बनाती हैं। इनकी बनाई हुई ईवीएम से ही वोटिंग होती है। ये दोनों कंपनियां कौन हुई? सरकारी कंपनियां। ठीक, अब आइए कि ईवीएम तो बन गया। अब इस ईवीएम में वो सॉफ्टवेयर कौन डालता है जिस सॉफ्टवेयर को विपक्ष कहता है कि हैक कर लिया जाता है, या टैंपरिंग के आरोप लगते हैं, या ये आरोप लगते हैं कि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वोटों का गड़बड़ झाला हो जाता है। देखिए, वो सॉफ्टवेयर बनाता है रक्षा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय में जो काम करते हैं इंजीनियर, 2 रक्षा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय में जो इंजीनियर काम करते हैं, वो लोग इसका सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अब जब पूरे सर्कल कर आप घुमा कर देखेंगे, चुनाव आयोग, सरकार, सरकारी कंपनियां, सरकारी कर्मचारी, जो ईवीएम बना रहे हैं, जो ईवीएम का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो उससे चुनाव करवा रहे हैं और जो चुनाव जीत रहे हैं, सब कुछ सरकारी, वो सब एक ही सर्कल में आपको नजर आएगा। ठीक, तो अब इस पर सवाल उठने तो बहुत ज़्यादा लाजमी है। अब सवाल ये है कि लोग ये कहते हैं कि भाई फलाना राज्य तो कैसे जीत गई कांग्रेस, तेलंगाना जीत गई, 3 मोदी जी जीत गए, तो बहुत ईवीएम चिल्लाते हैं। लेकिन इसका जो पैटर्न, मैं एक जगह एक बहुत वरिष्ठ जो हैं वकील और एक राजनीतिक विश्लेषक, उनको मैं सुन रहा था और उनसे मैंने बात भी की। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी को जीत की आवश्यकता होती है, देखिए मैं आरोप नहीं लगा रहा कि ईवीएम गड़बड़ ही हो सकती है, अब ये विषय है जांच का, अब जांच करिए, पता लगाइए, लेकिन चुनाव विश्लेषक ये मान रहे हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी को जीत की अति आवश्यकता होती है, तब तब भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं हारती है। एक और लोगों ने आंकड़ा दिया कि वो चुनाव, वो इलेक्शन जिनमें गैप ज़्यादा हो जाता है चुनाव होने के बाद, यानी कि जैसे आज से 10 दिन हो गए, आज इलेक्शन ख़त्म हुआ, 20 दिन हो गए, 10 दिन हो गया, वो राज्य भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा जीतती है। और जिन राज्यों में मतगणना और वोटिंग के बीच में अंतर बहुत कम होता है, वो राज्य भारतीय जनता पार्टी बहुत मुश्किल से जीतती है, उसके ना के चांसेस बनते हुए दिखाई देते हैं। ये आंकड़ा मैं देख रहा था, वो आंकड़ा एक भाई साहब दे रहे थे, हालांकि ये उनके बनिस्बत में बात कर रहा हूँ। लेकिन ईवीएम के मसले पर दूसरी तरफ जब आप देखेंगी, तब आप ये पाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी की जो मीडिया है, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं,
वो साइलेंट है, एक बिल्कुल किनारे जी, मैं है। इसी सवाल पर आ रही थी क्योंकि इस वक्त अगर आप पूरे टेलीविजन पर देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, प्रस्ताव जारी किया है इंडिया गठबंधन ने भी, उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण बात रखी है, उस पर भी मैं आऊंगी भरत जी। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त सब कुछ मोदीमय दिख रहा है टीवी चैनल, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, ये ईवीएम वाला मसला कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, तो क्या ये भी एक रणनीति के तहत है कि इस मामले को छुपा करके रखो, इसको बाहर आने ही मत दो कि ये मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है जी? देखिए प्रज्ञा जी, फिर मसला ये है कि ईवीएम के ऊपर भारत का चुनाव आयोग कभी उस तरीके से ध्यान नहीं देता है जिस तरीके से ध्यान देना चाहिए। भाई ईवीएम के ऊपर जब इतने सवाल उठते हैं तो चुनाव आयोग को ललकार कर कहना चाहिए कि ए सुनो विपक्षियों, हारने वालों, चिल्लाते हो ईवीएम ईवीएम, लो ईवीएम दे रहे हैं और इसको टेम्पर करके दिखाओ। महाराज जी, जो प्रस्ताव जारी किया इंडिया गठबंधन ने, उसका क्या हुआ? क्या चुनाव आयोग को कोई रुख साफ हुआ उस प्रस्ताव पर? देखिए प्रज्ञा जी, इस देश में सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए मामलों पर कुछ नहीं होता है, इस देश में संवैधानिक संस्थाओं के पास पड़े हुए मामलों पर कुछ नहीं होता है। तो ये जो प्रस्ताव पास किया है, ये प्रस्ताव तो इंडिया गठबंधन ने अपने आंतरिक कमेटी में पास किया है ना, ये कोई संवैधानिक संस्था थोड़ी है जो प्रस्ताव पास कर दिया और राष्ट्रपति थोड़ी है इंडिया गठबंधन। मैं जो बात कह रहा था प्रज्ञा जी, मैं बात ये कह रहा था कि चुनाव आयोग इसको सीरियस नहीं ले रहा है, या फिर दाल में कुछ काला है जिसकी वजह से सीरियस नहीं ले रहा है। चुनाव आयोग को तो ललकार कर कहना चाहिए कि भाई लो मशीन दे रहे हैं, गड़बड़ करके दिखाओ। अभी कुछ साल पहले चलिए खुलकर बात करते हैं। अभी कई शिकायतें सामने आई, आपको क्या लग रहा है, क्या कारण पूरी कर लूं प्रज्ञा जी, मैं बात पूरी कर लूं, पूरी बात कह लूं, फिर मैं आपके उस सवाल का भी उत्तर दूंगा। अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में खड़े होकर ये बात कही थी कि ईवीएम हमने ईवीएम हैक करके दिखा दी, ये रही ईवीएम और लो हैक कर दी, हमने इसके आंकड़े बदल दिए। चुनाव आयोग ने कहा कि ये वो ईवीएम नहीं है जो हमारे पास है, आपने जो हैक करी ये दूसरी ईवीएम है। चुनाव आयोग कहता है कि विपक्ष कहता है कि 50% जो है वो वीवीपैट लगाइए। वीवीपैट का मतलब क्या है कि आप इधर बटन दबाइए और उधर पर्ची निकले और पर्ची को दूसरी टोकरी में रखिए, उनका बाद में मिलान किया जाए कि यहाँ पर कितनी कितनी वोट हुई थी। तो चुनाव आयोग कहता है कि नहीं जी, इसमें बड़ा समय लगता है, इसमें 4-5 दिन लग जाएंगे, इसलिए हम ये नहीं कर पाएंगे। तो अब मसला ये है कि चुनाव की निष्पक्षता को, उसकी वैलिडिटी को, उसकी वैधता को, या चुनाव जो है कितनी निष्पक्षता पवित्रता से हो रहा है उसको वैलिड रखना है, या फिर इसको वैलिड रखना है कि हम ज़्यादा दिन लग जाएंगे, इस वजह से जो है अगर धांधली का भी आरोप है तो वो आरोप भी चलने दो, कोई बात नहीं। जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की ये भी है कि चाहे दिन चाहे जितने लगे, 5 लगे 10 लगे, लेकिन चुनाव आयोग को एक कम निष्पक्षता से चुनाव कराना ही है। तो वो विपक्ष की इस मांग को एटलीस्ट सुन सकते हैं, एटलीस्ट उस पर अपने विचार रख सकते हैं, विपक्ष को मौका दे सकते हैं। तो विपक्ष जिस तरीके से ईवीएम के इस मसले को बहुत गंभीरता से उठा रहा है, हालांकि भरत जी एक चीज और मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि ईवीएम का मसला उठ तो बहुत पहले से रहा है। अभी आपने एक उदाहरण दिया जिस तरह से आम आदमी पार्टी के एक कैंडिडेट ने भी इस पर डेमो करने की कोशिश की, लेकिन कह दिया गया कि जी ये वो ईवीएम नहीं है जो हम यूज करते हैं। इसके पहले भी बहुत कुछ हुआ। तो ये अब अचानक से ये 3 राज्यों के चुनाव के बाद ये जो ईवीएम का एक गुबार, गुस्सा लोगों के मन में आ गया, ये क्यों हुआ? देखिए प्रज्ञा जी, क्या है कि अगर किसी चीज़ की वैधता के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं और बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं तो फिर उसको सामने लाना चाहिए। बतौर संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग एक बहुत बड़ी संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग को उसको सामने लाना चाहिए। अब मैं उस पर नहीं आता हूँ, अब मैं बहुत आम नागरिक, आम आदमी, लल्लू कल्लू की बात करता हूँ, ज़मीनी आदमी की बात करता हूँ, क्योंकि ज़मीनी आदमी बहुत सीधा सवाल करता है, बहुत सरल सवाल करता है, बहुत सिंपल सवाल करता है। तो आम आदमी का बहुत सरल, बहुत सीधा, बहुत सिंपल सवाल ये है कि ये बताओ भैया, ईवीएम बनावत है तुम्हारा सरकारी आदमी, ईवीएम में चिप लगावत है तुम्हारा सरकारी आदमी, ईवीएम चलावत है तुम्हारा सरकारी आदमी, उमा वोटवा डरवावत है तुम्हारा सरकारी आदमी। तो यू काहे नहीं हो सकत है कि जौन ईवीएम में चिप लगाए रहा है वो जो है लाभ पावे खातिर गड़बड़ कर सकत है, या जौन चुनाव करवा रहा है वो गड़बड़ कर सकत है, या जौन ईवीएम जो कंपनी में बन रही है और सरकारी कंपनी का इंजीनियर गड़बड़ कर सकत है। चुनाव आयोग ये कहता है कि हमारी ईवीएम जो है उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है,
उससे कोई कनेक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग ये भी कहता है कि हमारी ईवीएम अलोन मशीन कहा जाता है। अलोन मशीन, हमारी जो मशीन है वो अलोन मशीन है, मतलब जैसे हम आपके फ़ोन पर फ़ोन कर सकते हैं तो उस मशीन से कांटेक्ट नहीं कर सकता है कोई। और दूसरी तरफ यही चुनाव आयोग ये कहता है कि ईवीएम मशीन हमारी कहाँ कहाँ पर हैं उसकी जानकारी, किया जा सकता है। उसकी जानकारी हम ले सकते हैं, उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रैकिंग की सुविधा तो ईवीएम में है ही है। और चुनाव आयोग जिस हिसाब से ईवीएम की चीज़ों को निगलेक्ट करता है, बिल्कुल ऊपर ऊपर लेकर छोड़ देता है, इससे लोगों को लगता है कि दाल में कुछ काला है जी। और अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सीजेआई चंचूड़ के पास पहुंच चुके हैं, केस लिस्ट करा दिया है और सुप्रीम कोर्ट गाइड कर रहा है, बता रहा है। और ये बहुत गंभीर मामला है कि उत्तर प्रदेश ही जगह है शायद, वहाँ पर 800 ईवीएम जलाने की खबर। 800 ईवीएम कैसे जल सकती हैं भाई? अच्छा, ये सवाल भी है कि क्या वो जो ईवीएम जलने की जो खबर सामने आई, आपको क्या लगता है कि ये रणनीति के तहत, क्या ये कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है? देखिए प्रज्ञा जी, बहुत साफ गोई से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उसमें कॉन्स्पिरेसी हो ना हो, लेकिन 2024 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की हालत बुरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गोदी मीडिया ने सारे घोड़े खोल दिए हैं ये बताने के लिए कि मोदी जी जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं जी, जीत रहे हैं। मीडिया तो ये कहता है कि इस बार राजीव गांधी जी के भी रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। 425 सीटों का रिकॉर्ड राजीव गांधी ने 1984 में बनाया था, जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था और सिख दंगे हुए थे। उसके बाद जो 2 महीने बाद चुनाव हुआ था, उसमें 425 सीटों का रिकॉर्ड राजीव गांधी ने बनाया था। और वो रिकॉर्ड भारत की राजनीति में कोई भी राजनेता आज तक तोड़ नहीं पाया, कोई भी दल आज तक तोड़ नहीं पाया है। तो भारतीय जनता पार्टी, राम मंदिर बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि राम को मोदी लेकर आए हैं, उंगली पकड़कर राम जी छोटे से हैं, मोदी जी उंगली पकड़कर राम की चल रहे हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि राम ने पैदा किया मोदी जी को, राम जी की वजह से मोदी जी हैं, उनके आशीर्वाद और अनुकंपा से हैं, या मोदी जी के आशीर्वाद और अनुकंपा से राम जी हैं, राम जी का मंदिर है, अयोध्या है। खैर वो अलग बात हो गई, दीगर बात हो गई, धार्मिक बात हो गई। हम धार्मिक मसलों पर बात ही नहीं करते, बहस नहीं करते, ठीक। भारतीय जनता पार्टी को 2024 की डगर बहुत मुश्किल दिखाई दे रही है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, 2019 के चुनाव को जब आप यहाँ से पलट कर देखेंगी, तब आपको दिखाई देगा पुलवामा, तब आपको दिखाई देगा सर्जिकल स्ट्राइक, तब आपको दिखाई देगा उरी का हमला, तब आपको दिखाई देगा अभिनंदन का जहाज गिरना पाकिस्तान में, तब आपको दिखाई देगा भारतवर्ष में लोगों की किस तरीके से सहानुभूति उमड़ी थी, लोग रो रहे थे, लोगों की संवेदनाएं सरकार के प्रति थी कि हमारे अभिनंदन को वापस लाइए, पाकिस्तान पर आक्रमण कीजिए, फलाना ढिमकाना, रोम रोम लोगों का खौल उठा था। बच्चा बच्चा जो है वो कह रहा था कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। और पाकिस्तान को सबक कौन सिखा सकता है? पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री, वंदनीय प्रधानमंत्री, प्रातः स्मरणीय 108 प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। वो लहर थी, वो प्रचंड वेग था। उस वेग के सामने जितनी भी पार्टियां आईं, उखड़ गईं, उड़ गईं, ध्वस्त हो गईं, तहस नहस हो गईं। लेकिन आज राम मंदिर के नाम पर वेग बनाया जा रहा है, लहर पैदा की जा रही है। आप सिर्फ और सिर्फ दर्शक मेरी एक बात पर ध्यान देंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, पानी की तरह साफ हो जाएगा कि राम मंदिर का उद्घाटन 22 तारीख को है और 22 तारीख के 1 महीने पहले से 24 घंटे गोदी मीडिया सिर्फ एक बात कर रहा है, राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर। अब ना देश में कोई हत्या हो रही, ना डकैती हो रही, ना लूट हो रही, ना बलात्कार हो रहा, ना कहीं सड़क खराब है, ना खड़ंजा खराब है, ना नाली का कोई मसला है, ना पाकिस्तान का मसला है, ना चीन का मसला है, ना डंके का मसला है, ना अमेरिका का मसला है। अब कोई मसला नहीं है। भारत में राम राज आ चुका है, चारों तरफ राम राज आ गया है और सिर्फ राम मंदिर, ओनली एंड ओनली राम मंदिर और ओनली एंड ओनली धार्मिक बातें। मैं अपनी बात दो मिनट और लूंगा, पूरी करूंगा। आप प्लीज बैठ जाइए, प्लीज। कम संसाधन है, कुर्सी टेबल मेज कम है प्रज्ञा जी, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं 2 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। भारतीय जनता इसको समझने के लिए, क्योंकि दर्शक अगर इसको डिकोड करना चाहें तो बहुत आसानी से डिकोड कर सकते हैं, जो कोई गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा। मसला ये है कि साउथ में भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं नहीं। साउथ में सिर्फ एक राज्य है, कर्नाटक, जिसको कांग्रेस ने अभी मोदी जी को हराया था विधानसभा चुनाव में। वहाँ 28 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 25 उस वेग में भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। क्यों?
क्योंकि अभिनंदन साउथ के ही रहने वाले थे। चलिए वो छोड़िए, इस बार कांग्रेस कर्नाटक जीत चुकी है और भारतीय जनता पार्टी कम से कम कर्नाटक के भीतर 10 से 15 सीटों का डेंट खाएगी। आप 10 सीटें पकड़ कर चलिए, मोटी मोटी आप 10 सीटें पकड़ कर चलिए कि 10 सीटों का डेंट खाएगी, तो 25 से उतरकर कर्नाटक में आ जाएगी 15 पर। ठीक, पहली बात। दूसरी बात यह है, तेलंगाना में कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की 4 लोकसभा सीटें साउथ में जीती थी। ओनली एंड ओनली 2 राज्य हैं साउथ के जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, एक में 25, एक में 4। 25-4 होती हैं 29 सीटें। गोदी मीडिया आज के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को साउथ में 30 सीटें दे रहा है। हाउ, कैसे दे रहा है? गोदी मीडिया कर्नाटक के भीतर प्रचंड जीत दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी की, 30 में से 30 लगभग जीत दिखा रहा है, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। आप ये छोड़ दीजिए, साउथ में साफ है। अब गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत तगड़ी प्लानिंग के साथ चल रही है कि साउथ में तो हमारा सुपड़ा साफ हो रहा है जी, ठीक है, छोड़ो, साउथ में साफ हो रहा। साउथ के आगे जब आएंगे तो महाराष्ट्र में भी शिवसेना और ये सब आपस में बढ़ चुके हैं। इस बार महाराष्ट्र में भी वो कमाल दिख नहीं पा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना और उद्धव की पार्टी और बाला साहब का जो अपमान है वो महाराष्ट्र की जनता, लोग कह रहे हैं, नहीं सहेगी। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के भीतर एक मुद्दा बहुत बड़ा चल रहा है आरक्षण का, मराठा आरक्षण का। वो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को डेंट दे सकता है। इसके अलावा बंगाल में भी कुछ हाँ, लेकिन अब जब नॉर्थ में जब आप आएंगी तो नॉर्थ में जब पहुंचेंगी तब आप पाएंगी राजस्थान में गोदी मीडिया, राजस्थान में 2019 में भी पूरी की पूरी सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। गुजरात में पूरी की पूरी सीटें मिली थी, सुपड़ा साफ कर दिया था सबका। मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी सीटें मिली थी। छत्तीसगढ़ में पूरी की पूरी सीटें मिली थी। झारखंड पूरी की पूरी सीटें मिली थी। बिहार बीजेपी को मिली थी शायद 17 और बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रहे थे नीतीश कुमार, इनको मिली थी 16-17, इनको भी 40 में से, और 6 सीटें मिली थी मुझे लगता है पासवान जी की पार्टी को, जब तीनों लोग मिलकर लड़े थे। लेकिन बिहार में हालत अलग है इस समय, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ में है और इस बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी को डेंट लग सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस वो नॉर्थ पर है कि कैसे न कैसे राम मंदिर की हवा बनाई जाए और नॉर्थ की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को इससे सटे, राजस्थान की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है क्योंकि 2019 का वो प्रचंड लहर और वेग, वो भावनाएं अब इस समय पैदा नहीं हो रही हैं। तो राजस्थान की सारी कैसे जीतेंगे, मध्य प्रदेश की सारी कैसे जीतेंगे, छत्तीसगढ़ की, झारखंड की सारी कैसे जीतेंगे? अगर गठबंधन में थे तो उसको भी आप बिहार भी सारा का सारा कैसे जीतेंगे कह सकते हैं, क्योंकि गठबंधन में जीत लिया था इन्होंने बिहार का सारा। 2 ही एक सीटें बची थी केवल 40 में से। उत्तर प्रदेश सारा का सारा आप जीत लिया था इन्होंने। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक चीज हुई थी, मायावती और अखिलेश यादव साथ में मिलकर लड़े थे तो 15 सीटों का डेंट यहाँ दिया था। एक डेंट दिया था कांग्रेस ने 1 सीट का, तो 16 सीटों का डेंट सिर्फ लगा था उत्तर प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी को। बाकी तो सुपड़े साफ किए थे भाई, एक के बाद एक, ऊपर बढ़ जाइए, ऊपर भी दिल्ली चले जाइए, वहां भी सुपड़ा साफ किया था। तो अब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि कश्मीर में उतनी सीटें मिलने वाली नहीं है, लद्दाख में उतनी मिलने वाली नहीं है और जम्मू में उतनी मिलने वाली नहीं है। भले ही आप ये कह लीजिए कितनी सीटें ही हैं लद्दाख में यार, ठीक, तो आप उसको अलग रखिए, लेकिन फिर भी जब आप आते हैं तो आप पाएंगे कि क्या राजस्थान में पूरी की पूरी मिलेंगी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूरा का पूरा मिलेगा, बिहार पूरा का पूरा मिलेगा, उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा मिलेगा? नहीं मिलेगा पूरा। कुछ ना कुछ तो डेंट लगेगा ना जी, कुछ ना कुछ। अगर 1-1, 2-2 सीटें ड्रॉप होती हैं तभी भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आंकड़े से नीचे आ रहा है। 267 सीटें पहुंच रही हैं और 272 सीटें चाहिए। हाँ, चलिए, ये तो चर्चा हो गई 2024 के चुनाव को लेकर के। प्रज्ञा जी उसी से पूरा जुड़ा हुआ देखिए 24 चर्चा से ईवीएम ही पर पूरा कर जुड़ा रहे हैं, हुआ तो आप मामला घूम करके फिर से ईवीएम पर ही आइए। अभी तक हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे कि जो ईवीएम को लेकर के जो प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, सोल्यूशन क्या हो सकता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, सोल्यूशन इसका चुनाव आयोग के पास जो है वो नमक का कर्ज अदा करने के का ही उनके पास एक ही सोल्यूशन है, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ढूंढने वाले लोग नहीं ना प्रज्ञा जी। अगर कोई आम जनता की जो शंका का समाधान करने के लिए सोल्यूशन ढूंढे तो सोल्यूशन कब का ढूंढ लेना जी। अब वो चुनाव आयोग के सेशन लोग नहीं रह गए ना जो कहते थे कि हम जो है नाश्ते में नेताओं को खाते हैं, टीएस सेशन जैसे लोग, बिल्कुल वैसे लोग नहीं है ना। अब तो केचुआ चुनाव आयोग को जो है, क्या केचुआ कह रहा था कोई, इसका नाम जो है रखा है रीढ़ विहीन
हो चुका है चुनाव आयोग। विपक्ष तो सीधे कहता है कि एक पक्षी काम करता है चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी की शिकायतें जो है वो सुन लेता है और विपक्ष की शिकायतें नहीं सुनता है। तो इसका सल्यूशन कोई नहीं है, इसका सल्यूशन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जीत देकर भारतीय जनता पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनकी सरकार बने, यही एक सोल्यूशन है। चुनाव आयोग का भी, गोदी मीडिया का भी यही सोल्यूशन, और इसी सोल्यूशन पर वो काम कर रहे हैं। यही टास्क मिला है, इसको सोल्यूशन नहीं है, इसको टास्क नाम से रिप्लेस कर दीजिए कि अब चुनाव आयोग का और गोदी मीडिया का टास्क क्या है। जो प्रस्ताव जारी किया है विपक्ष इंडिया गठबंधन ने इनके प्रस्ताव से कुछ नहीं होता, जिस तरीके से वीवीपैट की जो पर्ची है, अगर वो जो वोट देने के लिए आया है वोटर को थमा दी जाए, उसके बाद वो जो है डब्बे में डाल दी जाए, फिर दोनों का आकलन किया जाए, क्या ये आपको लगता है कि सफल सोल्यूशन के तौर पर काम आ सकता है? सोल्यूशन तो प्रज्ञा जी बहुत है, इसीलिए मैंने कहा इनके प्रस्ताव से कुछ नहीं होने वाला। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, उसके बाद भी ये वकील नरेंद्र मिश्रा जी, वरिष्ठ वकील हैं नरेंद्र मिश्रा जी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली, सुनवाई चल रही, सीजीआई के संज्ञान में मामला है, चंद्रचूड़ डीवाई चंद्रचूड़ के संज्ञान में मामला है। तब ईवीएम जो है, क्योंकि ईवीएम में जो वोट होते हैं, दर्शकों को मैं बता दूं, ईवीएम के भीतर जो वोट होते हैं वो 45 दिन तक ही वैलिड रहते हैं, उसके बाद वो वोट जो है हट जाते हैं उसके भीतर से। तो जल्दी से जल्दी जो है सुनवाई करने की बात हो रही है। और दूसरी तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि हम ईवीएम जो है भेज रहे हैं, क्या बोलते हैं, बेंगलुरु भेज रहे हैं ईवीएम्स को, और भेज भी दिया गया ईवीएम्स को बेंगलुरु। क्यों भाई 800 ईवीएम कैसे जल गई जी? वो भी तब जब सुनवाई हो रही है। हाँ, वो भी तब जब सुनवाई हो रही है। 800 ईवीएम जल गई, कोई चूं लेने का नाम चूं तक नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ी खबर थी, 800 ईवीएम्स का जलना, और पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया से ये खबर गायब। बहुत बड़ी बात है। देखिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के पास, प्रज्ञा जी, मैं बहुत ईमानदारी से और बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहूँगा कि जिनके पास खुले तौर पर सीना ठोक कर ये ठेका है आपको जिताने का, आपको सत्ता में लाने का, क्योंकि इसका फर्क पड़ता है, बहुत भयंकर फर्क पड़ता है। घर घर टीवी है, घर घर व्यक्ति देख रहा है, 24 घंटे आप उसके दिमाग में एक ही बात ठूसोगे, डालोगे तो उसको भी लगेगा ना कि बात तो सही कह रहा, टीवी पर बात आ रही है तो सही आ रही है। लेकिन आम आदमी में से मुझे लगता है कि इस समय 50% देश की जनता ये समझ चुकी है कि गोदी मीडिया सिर्फ प्रोपोगेंडा का एक ठिकाना है, झूठ और प्रपंच का एक बहाना है, सरकार को कैसे आगे लाना है, सिर्फ और सिर्फ उसका काम यही है। इस देश की 50% जनता समझ चुकी है और इसीलिए 50% जनता ने टीवी देखना छोड़ दिया है। प्रज्ञा जी, 50% जनता टीवी नहीं देख रही है। जी, बहुत लंबी चर्चा हो जा रही है, लेकिन एक बात तो सच है कि चिंगारी तो कई बार उठी ईवीएम को लेकर के, जो गुस्सा लोगों में, जो सवाल थे वो उठे तो कई बार, लेकिन इस बार ये चिंगारी आग में तब्दील होती हुई दिख रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अब आगे क्या कुछ होगा हम उस पर चर्चा करते रहेंगे, और अगली चर्चा हम करेंगे 2024 में क्या कुछ होने वाला है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो हम ओपिनियन पोल देख रहे हैं उसका पोस्टमार्टम भी करेंगे। क्यों भरत जी? बहुत जल्द हम इस पूरे एनालिसिस के साथ आपके सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।